Hello everyone. So welcome back. Today's topic is Negotiable Instrument Act. हम Negotiable Instrument Act स्टार्ट करने जा रहे हैं. Negotiable Instrument Act. और अगर इस एक्ट की बात करें तो ज़्यादा बड़ा एक्ट नहीं है, छोटा ही एक्ट है. बट वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट है. काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है. प्रैक्टिकली भी प्रैक्टिकली भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी. तो इसमें क्लासेस की बात करें तो आई थिंक 5 to 6 क्लासेस में कंप्लीट हो जाना चाहिए. 5 to 6 क्लासेस में विद केस लॉज भी जो इसके इंपॉर्टेंट केस लॉज है तो वो सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. और तो उन सबको मिलाकर 5 से 6 क्लासेस के अराउंड आई थिंक कि हो जाना चाहिए. ठीक है. तो और अगर बात करें कि हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे तो आई थिंक कि एक तो चैप्टर 1 और 2. और अगर बात करें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर की तो चैप्टर 17. ठीक है. इसके अलावा तो मुझे कोई लगता नहीं ऐसा कोई. हाँ, बीच बीच में कुछ प्रोविजंस जरूर हैं. बीच बीच के कुछ प्रोविजंस जरूर हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा. अदरवाइज मेनली मेनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कहीं पर भी देखोगे तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको मिलेंगे. इन्हीं से रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस मिलेंगे. और पर्टिकुलरली कई स्टेट्स में तो जो एग्जाम होते हैं जुडिशरी के उसमें आपको ये मेंशन ही मिल जाएगा कि चैप्टर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट चैप्टर 17. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ भी कह लो आप इसको. चैप्टर 1 और 2 ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बेस के लिए आपको ये पता होना चाहिए एटलीस्ट चेक क्या है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कितने टाइप के हैं. तो इस तरीके का थोड़ा बेस जरूरी है. उसके लिए आप कह सकते हो कि 1 और 2. और अदरवाइज चैप्टर 17 सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने सुना होगा चेक बाउंसेस और उसकी पनिशमेंट और उसका टाइम पीरियड लिमिटेशन सब कुछ जो भी है वो आपको 17 में देखने को मिलेगा. ठीक है. और इसके अलावा तो मैं आपको बताता रहूंगा टाइम टू टाइम. तो स्टार्ट करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से. ठीक है. तो जैसा आपको देखने को मिल रहा है 1881 का एक्ट है ये. 1881 का एक्ट है. ठीक है. अब पता नहीं उस टाइम पर चेक्स होते थे या नहीं होते थे. ठीक है. अब बीच बीच में अमेंडमेंट्स आती रहती है, अमेंडमेंट के थ्रू चीजें आई होंगी. तो स्टार्टिंग करते हैं. सबसे पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स आप हमेशा देख लेने चाहिए एक्ट के. कभी भी स्टार्ट करो तो ये देख लेना चाहिए कि एक्ट कब फोर्स में आया. तो ये 1 मार्च 1882 को फोर्स में आया था. आपको इधर दिख जाएगा, ये देखो. ठीक है. ठीक है. कमेंसमेंट में इट शैल केम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1882. ठीक है. इस तरीके की बेसिक चीजें आपको एक्ट में सबसे पहले देख लेनी चाहिए क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मैं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा मिलेंगे हर स्टेट में, हर जुडिशरी के एग्जाम में. और भी अगर किसी स्टेट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो या किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बहुत बहुत हर एक्ट से मिलेंगे. ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. तो आई थिंक हमें देखो जो मैं पैटर्न आपको बताऊंगा आप उसी पैटर्न को फॉलो करें. और मैं जितनी चीजें मैंने बताई है मैं वो सारी कवर कर लूंगा, लेकिन आप उसी पैटर्न को फॉलो करें जो मैं पैटर्न आपको बताऊंगा. ठीक है. ठीक है. आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. आपके सारे डाउट्स, कोई भी डाउट नहीं रहेगा. और जो चीजें मैंने बताई है वो मैं सारी कवर करूंगा. ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं. आप सबसे पहले सेक्शन 13 पर आ जाओ. सेक्शन 13 से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. ये सब कराऊंगा मैं, बट आप जो जिस तरीके से जिस फ्लो में मैं लेके चलूंगा आपको, आप उसी फ्लो से चलो तो सारी चीजें कवर हो जाएंगी. ठीक है. तो हम सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 13 की, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. बात करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्योंकि हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ही पढ़ रहे हैं. तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये पूरा ही हो जाता है. सिर्फ इतना ही करना है मेरे को. ठीक है. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है?
ठीक है ना। सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल आइदर टू ऑर्डर और टू बियरर। ठीक है। तो हमने देखा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 13 में बात करता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट तीन तरीके का है, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। तीन तरीके का हो गया। ठीक है। हम यहां लिख लेते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13, अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की बात करें, अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ये कितने तरीके का दिया हुआ सेक्शन 13 में? तीन तरीके का। सबसे पहले प्रोमिसरी नोट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, आप इनको समझ जाना, मैं बोल रहा हूं साथ साथ में, और बट आप अपने नोट्स में आप इसको कंप्लीट पूरा लिखें। ठीक है। प्रोमिसरी नोट, सेकंड बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज, और थर्ड बात करते हैं चेक की। तो ये तीन क्या है? ये तीन क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13। ठीक है। ठीक है। अब एक बार आप ऊपर आ जाओ अपने बेयर एक्ट में। आई होप आपके पास बेयर एक्ट होगा। देखो, बेयर एक्ट को इसका ज्यादा लंबा चौड़ा बेयर एक्ट नहीं है, बहुत थिन सा बेयर एक्ट है, और आपके पास ये तो होना ही चाहिए। इसके बिना मुझे नहीं लगता कि आप समझ पाओगे। ठीक है। तो बहुत छोटा ही बेयर एक्ट है और इसमें से भी हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो हाँ, यहां आ जाओ, इसके लॉन्ग टाइटल पे आ जाओ। सबसे पहले लॉन्ग टाइटल देखेंगे। अब आई होप आपको पता होगा लॉन्ग टाइटल किसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं लॉन्ग टाइटल। ये जो प्रियम्बल से पहले लिखा हुआ है ना, इसको लॉन्ग टाइटल बोलते हैं। ठीक है। ये इधर शॉर्ट टाइटल है, इसको लॉन्ग टाइटल बोलते हैं। तो लॉन्ग टाइटल पढ़ते हैं पहले। क्या कहता है? एन एक्ट टू डिफाइन एन अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू, किससे रिलेटिंग? प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स। तो ये भी वही बात करता है, प्रोमिसरी नोट की बात कर रहा है, बिल ऑफ एक्सचेंज की और चेक की। ठीक है। अब प्रियम्बल देख लो एक बार। प्रियम्बल देख लो क्या कह रहा है। Whereas it is expedient to define and amend the law relating to promissory notes, bills of exchange and checks। ठीक है। तो सारी चीजें किस बारे में बात कर रही है? इन तीनों चीजों के बारे में बात कर रही है, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। ठीक है। तो मतलब हमें इन तीन चीजों के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो अगर इनकी बात करें तो ये सेक्शन 4 में है, ये सेक्शन 5 में है, और ये सेक्शन 6 में है। ठीक है। ये हम करेंगे। अभी आपको सेक्शन में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप उसी फ्लो में आप चीजों को समझो। ठीक है। तो हमने देखा हमें क्या चीजें पढ़नी है? तीन चीजें पढ़नी है, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। इनके बारे में कवर करना है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आप बताओ कि इनके अलावा कोई चौथी चीज भी हो सकती है क्या? भाई अकॉर्डिंग टू बेयर एक्ट तो तीन चीजों की बात हो रही है, प्रोमिसरी नोट की, बिल ऑफ एक्सचेंज की और चेक की। बट क्या कोई चौथा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है? क्या कोई चौथा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? आपने कहीं पढ़ा हो, सुना हो, देखा हो? क्या कोई फोर्थ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है? बताओ। डायरेक्टली तो नहीं हो सकता, बट इनडायरेक्टली हो सकता है। कैसे हो सकता है वो मैं बताता हूं आपको। देखो यहां आ जाओ इस पे। ये हमने देख लिया, द एक्ट में बी कॉल्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। एक्ट का नाम क्या होगा? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ठीक है। इसके आगे आ जाओ, लोकल एक्सटेंट सेविंग ऑफ यूसेज रिलेटिंग टू हुंडीज। अब आपने ये टर्म पहली बार सुनी होगी, हुंडीज।
बट ये भी आप एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पहले टाइम में होता था, पहले यूसेज होती थी, पहले कस्टम्स में हुंडीज जो है एक प्रोमिसरी नोट टाइप का ही होता था, जो आज इतना यूसेज में आपको नहीं देखने को मिलेगा। जो पहले यूसेज होती थी हुंडीज की, ये भी एक मोड ऑफ पेमेंट माना जाता था उस टाइम पर। ठीक है, तो इसके बारे में क्या बोलता है देखो, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, बट ये एक्ट की बात कर रहा है कि ये एक्ट पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होगा, बट नथिंग हेयर इन कंटेंट affects the Indian Paper Currency Act 1871 सेक्शन 21 और affects any local usage। ये पढ़ो हमारे लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। affects any local usage relating to any instrument in an oriental language। ठीक है, ये क्या कहता है, ये प्रोटेक्ट करता है इसको, और ये बोलता है कि आप इसे बीच वाले पार्ट को छोड़कर इसको डायरेक्टली इसको पढ़ो। ये देखो, यहां से पढ़ो, नथिंग हेयर इन कंटेंट अफेक्ट्स एनी लोकल यूसेज रिलेटिंग टू एनी इंस्ट्रूमेंट इन एन ओरिएंटल लैंग्वेज। तो ओरिएंटल लैंग्वेज में क्या होगा, ओरिएंटल लैंग्वेज में किसी भी चीज को अफेक्ट नहीं करेगा ये एक्ट, ये बोलता है। ठीक है, मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर कस्टम में लोकल यूसेज में है तो उसको ये एक्ट अफेक्ट नहीं करेगा। तो जैसे हुंडी मान लो, हुंडी एक जो कस्टमरी प्रैक्टिस में माना जाता था, ये कस्टमरी वर्ड है, कस्टमरी काफी टाइम पहले यूसेज हुआ करती थी इसकी। ठीक है, जैसे प्रोमिसरी नोट आज के टाइम में चलता है, उस पहले टाइम पर हुंडी चला करते थे। तो हर सोसाइटी में सोसाइटी वेरी करते थे ये। ठीक है, तो ये क्या कहता है सेक्शन 1 कि ये एक्ट, दिस एक्ट विल नॉट अफेक्ट एनी लोकल यूसेज रिलेटिंग टू एनी इंस्ट्रूमेंट इन एन ओरिएंटल लैंग्वेज। ठीक है, मतलब इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है ना, यही कहता है ना ये एक्ट, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया बट नथिंग हेयर इन कंटेंट affects any local usage relating to any instrument in an oriental language। ठीक है, लेकिन इसके आगे एक प्रोवाइजो भी है, अब प्रोवाइजो देखो, provided that such usage may be excluded by any words in the body of the instrument which indicate an intention that the legal relation of the parties thereto shall be governed by this act। ये क्या कहता है, जनरल रूल तो क्या है कि जनरली ये एक्ट हुंडीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, ये जनरल रूल है। ठीक है, जो हमने इससे समझा, इस पैराग्राफ से समझा। ठीक है, ये जनरल रूल है, बट एक प्रोवाइजो बनाया हुआ है, प्रोवाइजो एक एक्सेप्शन है कि अगर पार्टीज क्या कहता है देखो, प्रोवाइडेड दैट सच यूसेज मे बी excluded by any words in the body of the instrument which indicate an intention that the legal relation of parties thereto shall be governed by this act। मतलब अगर पार्टीज जो हैं अपने आप अपने इंस्ट्रूमेंट जो है हुंडी है, उसमें अगर कोई ऐसी चीज मेंशन करती है, कोई ऐसी इंटेंशन मेंशन करती है, क्या कहता है, इंडिकेट एन इंटेंशन दैट द लीगल रिलेशन ऑफ द पार्टी देयरटो शैल बी गवर्न्ड बाय दिस एक्ट। मतलब अगर उस हुंडी में, वो जो हुंडी है, अगर उसमें पार्टीज जो है वो ऐसे वर्ड्स उसमें मेंशन करती है उस इंस्ट्रूमेंट में कि उससे ये लगे, उससे ये इंटेंशन साफ हो दोनों पार्टीज की, कि दोनों पार्टीज ये चाह रही है, दोनों पार्टीज की ये इंटेंशन है कि ये एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट दोनों पार्टीज के ऊपर एप्लीकेबल हो, तो ये एक्ट एप्लीकेबल हो सकता है। मतलब डायरेक्टली तो एप्लीकेबल नहीं होगा, बट इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो कि अगर हुंडीज है और पार्टी दोनों चाह रही है कि ये एक्ट एप्लीकेबल हो, तो ये एप्लीकेबल हो सकता है हुंडी पर भी।
ठीक है। तो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो नहीं कह रहा मैं, बट इनडायरेक्टली हुंडी भी इसमें ऐड होगा। ठीक है, हुंडी भी होगा। और लेकिन अगर एग्जाम में अगर आपके पास आता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, तो जनरली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट तीन टाइप के ही होते हैं, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। ठीक है, ठीक है। ये मेरे को आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो मैंने आपको ये समझाया कि इसका मतलब क्या होगा, हुंडी क्या होती है और कैसे एप्लीकेबल होती है, क्या उनकी रेलेवेंस होती है। ठीक है, ठीक है। जनरली इस चीज को छोड़ देते हैं बच्चे, लेकिन कई बार ये भी ऐसी चीजें भी एग्जाम में मिल जाएंगी आपको। आगे बात करते हैं। हाँ, इसमें एक चीज और बता देता हूं आपको, एक चीज और बता देता हूं आपको, आपकी एडिशनल नॉलेज के लिए एक चीज और समझा देता हूं आपको। देखो, ये जो आपको मिलेगा ना, ये लिखा हुआ कि ये इंडियन पेपर करेंसी एक्ट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, ये तो ये एक्ट अब हट चुका है, ये एक्ट रिपील हो चुका है। ठीक है, ये इंडियन पेपर करेंसी वाला एक्ट रिपील हो चुका है। ठीक है, ये इंडियन पेपर करेंसी एक्ट रिपील हो चुका है, और इसको सब्सटीट्यूट किया, मतलब आरबीआई एक्ट आया, आरबीआई एक्ट ने उसको सब्सटीट्यूट, उसको हटा दिया, उसको रिपील कर दिया, उसको हटा दिया है। और आरबीआई एक्ट अब गवर्न करता है सारी चीजों को। और वो सेम प्रोविजन जो ये बात करता है ना, ये 21 वाली बात, ये 21 वाली जो ये बात करता है, ये सेम प्रोविजन आपको आरबीआई एक्ट में 31 और 32 में मिल जाएंगे, सेक्शन 31 32 में। आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं है, ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, अगर बाई चांस कभी एग्जाम में आ जाए इस तरीके की चीजें, तो अदरवाइज आपको इसकी कोई नीड है नहीं। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये इंडियन पेपर करेंसी वाली जो बात है ना इधर, इसको अब रिपील कर दिया गया है, इसको हटा ये एक्ट ही रिपील कर दिया, एक्ट ही खत्म कर दिया गया है, ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। इसकी जगह आरबीआई एक्ट है। ठीक है ना, आरबीआई एक्ट है जो गवर्न करता है अब सारी चीजों को। ठीक है, तो ठीक है, आगे चलते हैं। आ जाओ बैंकर पर, आ जाओ बैंकर, बैंकर की डेफिनेशन देख लो। बैंकर क्या होता है? बैंकर इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग एज अ बैंकर, कोई भी आदमी जो बैंकर की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, जो बैंकर की तरह एक्ट कर रहा है, बैंक में काम कर रहा है। एंड एनी पोस्ट सेविंग्स, ये देखो, अब आप कहोगे कि पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग्स बैंक होते हैं क्या? पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग्स बैंक होते हैं क्या? आपने देखा है क्या कभी कि पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक हो? आप तो बैंक में ही जाते होगे, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या XYZ, किसी भी बैंक में। बट क्या आपने देखा है कभी कि पोस्ट ऑफिस के अंदर बैंक हो? तो जी हाँ, बिल्कुल, पोस्ट ऑफिस भी बैंक के फंक्शन है जो करता है। कंप्लीट बैंक वाले फंक्शन तो नहीं करता, बट हाँ, पोस्ट ऑफिस बहुत सारे फंक्शन है बैंक के जो करता है। ठीक है, एफडी, आरडी और सेविंग अकाउंट्स भी खुलता है, और बहुत सारी बहुत बहुत काम है, किसान विकास पत्र जैसे हो गए। और पोस्ट ऑफिस में काफी काम होते हैं, और पोस्ट ऑफिस भी चेक्स इशू करता है। ठीक है, तो इसीलिए पोस्ट ऑफिस को भी इंक्लूड किया जाता है, और बैंक तो होते ही हैं। ठीक है, ठीक है ना, तो ये चीज और बतानी थी। अब इसके बाद इसके बाद इसमें चलने से पहले डायरेक्ट प्रोमिसरी नोट में चलने से पहले मैं चाह रहा हूं आपको कुछ बेसिक चीजें और बता दूं मैं आपको। ये देखो, एक चीज और बताता हूं आपको। देखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की बात करता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट, आई होप आपने टीपीए पढ़ा होगा, तो टीपीए के अंदर ये चीज आती है। इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में डिफरेंस क्या होता है? डॉक्यूमेंट क्या होता है और इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट किसको बोलोगे और इंस्ट्रूमेंट किसको बोलोगे? बताओ, डॉक्यूमेंट क्या होगा? देखो, अगर नहीं पता है आपको, तो मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूं।
ये देखो, ये जो इनर पार्ट है, इनर पार्ट, ये होगा इंस्ट्रूमेंट, और ये पार्ट जो है ना, ये होगा डॉक्यूमेंट। इसका मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है वो तो डॉक्यूमेंट होगा ही, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट हो। जरूरी नहीं है कि हर डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट हो। कैसे, ऐसा कैसे? देखो, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी सेक्शन 3 इंडियन एविडेंस एक्ट में, ठीक है ना। जनरल क्लॉजेज 1897 में भी आपको डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन मिल जाएगी। तो वो डेफिनेशंस में इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं, तो वो डेफिनेशंस बात करती है, सेक्शन 3 इंडियन एविडेंस एक्ट में मिल जाएगी आपको डेफिनेशन। तो वो बोलते हैं कि एनीथिंग रिटन ऑन एनी सब्सटेंस, इन शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, कोई भी चीज किसी भी सब्सटेंस पर अगर लिखी हुई है तो वो डॉक्यूमेंट होगा। अब वो चाहे आप बात करो किसी पेपर पे कुछ लिखा हुआ है, या किसी मेटल पे कुछ लिखा हुआ है, या किसी स्टोन पे कुछ लिखा हुआ है, या किसी दीवार पे कुछ इम्प्रिंट हुआ है, वो सारी चीज क्या होंगी? डॉक्यूमेंट। ठीक है, मतलब ये बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट है, ये भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, इसको भी डॉक्यूमेंट बोलोगे। और कोई रजिस्टर है उसको भी डॉक्यूमेंट बोलोगे, ठीक है। सेल डीड है वो भी डॉक्यूमेंट है। मतलब डॉक्यूमेंट तो सारी चीजें जो भी लिखी हुई है, ठीक है, ठीक है। लेकिन इंस्ट्रूमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट तो मैंने बता दिया, जो भी चीजें सेक्शन 3 में डेफिनेशन है इसकी, इंडियन एविडेंस एक्ट में, सेक्शन 3 इंडियन एविडेंस एक्ट आपको प्रॉपर डेफिनेशन देता है डॉक्यूमेंट की, और जनरल क्लॉजेज एक्ट में भी आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के पार्ट से। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के पार्ट से अगर बात करें तो डॉक्यूमेंट एक वाइडर टर्म है, एक वाइडर टर्म होगी, लेकिन हमने यहां नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट तो नहीं यूज करा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यूज करा। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है एनीथिंग विच क्रिएटेड एनीथिंग विच क्रिएट राइट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, ठीक है। जिस डॉक्यूमेंट में राइट्स और लाइबिलिटीज लिखी हो, जिस डॉक्यूमेंट में राइट्स एंड लाइबिलिटीज लिखी हो, देखो बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें कोई राइट्स एंड लाइबिलिटीज नहीं लिखी होती, वो जस्ट मियर डॉक्यूमेंट, मियर पीस ऑफ पेपर कह लो, मियर डॉक्यूमेंट होते हैं। अब एक बुक है सपोज, तो बुक में तो कोई आपके राइट लिखे नहीं, आपकी कोई लाइबिलिटी लिखी नहीं, ठीक है ना। या किसी दीवार पर कोई चीज लिखी हुई है, या किसी मेटल पर कुछ लिखा हुआ है, तो वो तो आपको कोई राइट्स और लाइबिलिटीज बताता नहीं, ठीक है। लेकिन कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कोई राइट और लाइबिलिटी क्रिएट हो रही हो, जैसे कि सेल डीड होगी, सेल डीड में मान लो किसी प्रॉपर्टी की सेल एंड परचेज है, तो उसमें राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्रिएट हो रही है, ठीक है। चेक है, चेक से राइट एंड लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, ठीक है। अमाउंट, पैसे का मामला है तो राइट एंड लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। इसी तरीके से जिस जिस डॉक्यूमेंट में भी राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्रिएट होगी उसको इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे, और जो मेयर डॉक्यूमेंट होगा, कुछ भी लिखा हुआ है, उसको डॉक्यूमेंट बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। ये कुछ बेसिक्स थी जो बताने काफी जरूरी है एक्ट स्टार्ट करने से पहले, अदरवाइज आपको एक्ट प्रॉपरली समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आई थिंक अब आगे चलना चाहिए, और बात करेंगे प्रोमिसरी नोट से स्टार्ट करते हैं। आई थिंक इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन तो मैं आपको सारी दे चुका हूं। तो हाँ, एक काम और करो, 14 पर आ जाओ एक बार। 14 और 15 को देख लेते हैं। ये और पता होना चाहिए आपको। इंस्ट्रूमेंट तो हमने देख लिया ना, इंस्ट्रूमेंट तो हमने देख लिया। नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है भाई? इंस्ट्रूमेंट तो हमने समझ लिया क्या होता है, अब देखते हैं नेगोशिएबल क्या होता है। नेगोशिएबल क्या होता है? तो सेक्शन 14 पर आ जाओ। सेक्शन 14, व्हेन अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक
इज ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन, क्या कहता है, ये ट्रांसफर हो जाए, ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन so as to constitute that person the holder thereof, the instrument is said to be negotiated। समझ आया? दोबारा पढ़ लो एक बार। when a promissory note, bill of exchange और चेक, ये तीनों चीजें, ठीक है, is transferred to any person so as to constitute that the person the holder, जिसको ट्रांसफर हुआ है, the instrument is said to be negotiated, जिसको दिया है वो होल्डर बन जाए उसका, ठीक है, इसको बोलेंगे नेगोशिएटेड, इसको बोलेंगे नेगोशिएटेड। ये वो नेगोशिएशन नहीं है जो आप यूजुअल नॉर्मल कोर्स में समझते हो, ठीक है। ये यहां पर नेगोशिएशन का मतलब होता है ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल, जो चीज ट्रांसफर हो जाए, ठीक है ना। तो बात करें करेंसी नोट की, तो सबसे अच्छा एग्जांपल करेंसी नोट होता है। करेंसी नोट जो होता है ना, वो आप किसी को भी दे सकते हो, वो इजीली ट्रांसफरेबल है। हालांकि वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इसमें आपको नहीं मिलेगा कि उसको आप बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर मान सकते हो, ठीक है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली तो आप उसको नहीं बोल सकते। लेकिन एक एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं कि इजीली ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफरेबल है ना, मैंने पैसे आपको दे दिया, आपने थर्ड पर्सन को दे दिया, उसने किसी को दे दिया, तो इजीली ट्रांसफरेबल है, इजीली ट्रांसफरेबल है चीज। तो नेगोशिएशन का मतलब होता है ट्रांसफरेबल, जिसको ट्रांसफर किया जाए, एक आदमी दूसरे को दे सके, ठीक है। अभी आप इंडोर्समेंट समझोगे तब आपको ये चीज समझ आएगी, ठीक है। नेगोशिएबल का मतलब क्या होगा वो आपको एंडोर्समेंट से समझ आएगी। सेक्शन 15 में आ जाओ, नेगोशिएबल यहां लिख देता हूं एक बार में, जो ट्रांसफरेबल हो, ट्रांसफरेबल, ठीक है। नेगोशिएशन वो नहीं होता जो आप नॉर्मल क्या कहते हो उसको, मोल भाव कहते हो, है ना। तो वो नेगोशिएशन अलग चीज होती है, और ये नेगोशिएबल इस एक्ट के अकॉर्डिंगली नेगोशिएबल ट्रांसफरेबल होता है, ट्रांसफरेबल, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं इंडोर्समेंट की। देखो आपने ई से एंडोर्समेंट सुना होगा, ई से, ठीक है ना, ये वाला एंडोर्समेंट सुना होगा, और यहां पर क्या लिखा हुआ देखो, INDOR है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आई में और ई वाले में, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो मैंने कई बार सुना है कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये सेम होता है, लेकिन कुछ डिफरेंस इसमें होता है, कुछ डिफरेंस होता है, और मेरे अकॉर्डिंगली वो डिफरेंस क्या होता है। देखो एंडोर्समेंट क्या होता है, पहले मैं आपको एंडोर्समेंट बताता हूं। एंडोर्समेंट क्या होता है, एंडोर्समेंट होता है सॉरी, एंडोर्समेंट क्या होता है, देखो सपोज कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी डॉक्यूमेंट XYZ, कोई भी डॉक्यूमेंट है, सपोज ये बेयर एक्ट है, मैं इस पे यहां पर कुछ लिख देता हूं, मैंने इस पे यहां पे कुछ लिख दिया, इसको क्या बोलेंगे, एंडोर्समेंट। मैंने इसके ऊपर कुछ एंडोर्स कर दिया, ठीक है। किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर कुछ लिख देने को एंडोर्समेंट बोलते हैं, ठीक है ना। एंडोर्समेंट इजी है, कोई डिफिकल्ट ज्यादा, जितना वर्ड डिफिकल्ट है इतनी चीजें डिफिकल्ट नहीं है। तो सपोज इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है और मैं इसके ऊपर से कुछ लिख देता हूं, ये हो गया एंडोर्स्ड, ठीक है, ठीक है, ये तो एंडोर्स हो गया। इंडोर्स का या ये आई का क्या मतलब है, यहां पर क्या डिफरेंस है। तो देखो इसको पढ़ते हैं, फिर आप बताना मेरे को कि इसमें क्या डिफरेंस लगा आपको, ठीक है। एंडोर्समेंट तो मैंने आपको बता दिया, किसी चीज के ऊपर कुछ लिख देने को एंडोर्समेंट बोलते हैं। अगर एग्जांपल भी दूं, मैं एग्जांपल भी दूं एंडोर्समेंट का आपको, तो सपोज आप अपनी सेल डीड को लेकर गए, आपको एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करानी है, आपके पास सेल डीड, आप सेल डीड को लेके जाते हो, कहां लेके जाओगे, रजिस्ट्रार के पास, सब रजिस्ट्रार के पास। तो SR के पास आप उसको लेकर गए और आपने
अपना जो डॉक्यूमेंट है, सेल डीड है, गिफ्ट डीड है, या कोई भी आपके डॉक्यूमेंट है, सपोज रेंट एग्रीमेंट आपको रजिस्टर कराना है, कुछ भी रजिस्टर कराना है, आप उसको एसआर के पास लेकर गए। तो सपोज क्या होता है, मैं आपको नॉर्मल प्रैक्टिस बता रहा हूं कि अगर एसआर को उसमें कुछ डिफॉल्ट लगा, एसआर को उसमें कुछ डिफॉल्ट लगा, कुछ गलत लगा, या ड्यूटी कम है या ज्यादा है, जो भी एक्स वाई जेड उसको लगा, तो वो क्या करता है, या तो एक पर्ची लेता है, उनके पास होती है, या तो एक पर्ची लेते हैं, उसको यहां पर ऐसे स्टेपल करते हैं, ठीक है ना, यहां पर ऐसे डॉक्यूमेंट है सपोज, तो उसको यहां पर ऐसे स्टेपल कर देंगे ऊपर से एक पर्ची को, छोटी सी पर्ची होती है जिसपे वो लिख सके, और यहां पर अपने रिमार्क्स लिख देते हैं उसमें, ठीक है। ये भी एंडोर्समेंट होता है, ये भी एंडोर्समेंट होता है। या फिर ऐसा ना करके वो डायरेक्टली पेंसिल से भी कई बार डायरेक्टली उस डॉक्यूमेंट के ऊपर भी चीजें लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट, इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट, एंडोर्स कर देते हैं वो कुछ, मतलब उसके ऊपर कुछ लिख देना, ठीक है। आई होप एंडोर्समेंट समझ आया होगा। अब पढ़ते हैं इंडोर्समेंट को, और आप मुझे बताना कि इंडोर्समेंट और एंडोर्समेंट में फर्क क्या है। देखो, when the maker when the maker और होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसने वो इंस्ट्रूमेंट बनाया है, सपोज आपने चेक बनाया या फिर आपने बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट बनाया, when the maker और होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मेकर और होल्डर दोनों लिखे हुए हैं, देखो ध्यान से, मेकर और होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइंस द सेम, otherwise then as such maker for the purpose of negotiation on the back or face thereof or on a slip of paper, on the back जो डॉक्यूमेंट है उसके पीछे लिख दिया, या उसके फ्रंट पे लिख दिया, या उस पे एक स्लिप लगा के लिख दिया, ठीक है। उस डॉक्यूमेंट के पीछे लिख दिया, या उस डॉक्यूमेंट के फ्रंट में लिख दिया, या उस पे एक स्लिप अटैच कर और उस पर लिख दिया, ठीक है। देखो, on the back face thereof or on a slip of paper annexed thereof, annexed thereto, annexed का मतलब होता है जोड़ देना, है ना। or so signs for the same purpose a stamp paper intended to be completed as a negotiable instrument, या फिर ऐसा भी हो सकता है, चौथा ऑप्शन इसने क्या दे रखा है कि स्टैम्प पेपर अलग से सपोज ये इंस्ट्रूमेंट है और मैं एक स्टैम्प पेपर लेता हूं अलग से, और उस स्टैम्प पेपर पे अपना एंडोर्समेंट करके उस पर लिखकर जो भी मेरे को उसमें लिखना है, और मैं इसके साथ में उसको लगा देता हूं, ठीक है। For the same purpose, a stamp paper intended to be completed as a negotiable instrument. He said to endorse the same is called the endorser. तो जो करेगा ऐसा वो endorser होगा, ठीक है। अब मेरे को डिफरेंस बताओ एंडोर्स में और इंडोर्स में। दोबारा पढ़ लो इसको चाहे एक बार, वीडियो को पॉज करो और इसको ध्यान से समझो एक बार। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, ठीक है। देखो, when the maker or holder of a negotiable instrument, when the maker or holder of a negotiable instrument signs the same, otherwise than as such maker for the purpose of negotiation, for the purpose of negotiation, for the purpose of negotiation, ठीक है। और ये भी देख लो, अदरवाइज देन सच एज मेकर, अदरवाइज देन एज मेकर मतलब मेकर के अलावा किसी और ने ऐसा किया हो, फॉर द पर्पज ऑफ नेगोशिएशन, ठीक है। मतलब मेकर के अलावा, मतलब कैपेसिटी चेंज हो गई हो सकता है मेकर ने ही किया हो लेकिन कैपेसिटी चेंज हो गई, वो एज अ मेकर ना करके एज अ एंडोर्सर कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। देखो, आपके लिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होगा। क्या होता है मैं आपको बताता हूं। सपोज ए है और बी है, ठीक है।
ए ने बी को एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया। अब वो चेक है, सपोज ए को बी को पैसे देने थे और बी ने सॉरी ए ने बी को एक चेक दिया, चेक दिया, ठीक है। यहां पर बी लिखा हुआ है इधर और इधर अमाउंट लिखा हुआ है जैसे चेक होता है। तो ए ने बी को चेक दिया, सपोज बी को सी को भी पैसे देने, ए को बी को पैसे देने थे तो ए ने चेक दे दिया। अब बी को कुछ अमाउंट देना है सी को, बी को कुछ अमाउंट किसको देना है, सी को। तो बी क्या करता है, इस चेक के पीछे या फिर इस चेक पे स्लिप लगा के एफिडेविट लगाकर ये जो ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं स्टैम्प पेपर लगाकर, 4 ऑप्शन दिए हुए ना, या तो उस डॉक्यूमेंट के फ्रंट में कुछ लिख दे, ठीक है, या उसके बैक में कुछ लिख दे, या उसके आगे स्लिप लगा दे, या उसके साथ में एक स्टैम्प पेपर अटैच कर दे। ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। इन चार ऑप्शंस में किसी भी तरीके से, सपोज मानते हैं हम इस केस में मानते हैं कि बी ने चेक के पीछे से खाली होता है चेक, वहां पर बी एंडोर्स कर देता है। क्या लिखता है, बी लिखता है दैट दिस चेक टू बी पेएबल टू सी, सपोज कि ये चेक सी को पे कर दिया जाए, ये लिखकर बी यहां पर और यहां पर अपने साइन कर देता है। क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है? मेरे नाम चेक है, क्या मैं उसके बैक साइड पर चेक पे ये लिख सकता हूं किसी और के नाम की इसको दे दिया जाए और वहां पर साइन करके मैं उसको दे दूं, तो क्या बैंक वाले उसको एक्सेप्ट कर लेंगे? इज दिस एक्सेप्टेबल? तो आंसर है हाँ, ऐसा होता है। अकॉर्डिंग टू बेयर एक्ट तो ऐसा होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बेयर एक्ट इसको बोलते हैं इंडोर्समेंट, ठीक है, इसको बोलेंगे इंडोर्समेंट। अब आप अगर इसको पढ़ोगे तो आपको हो सकता है समझ आए। When the maker or holder of a negotiable instrument signs the same otherwise than as such maker, अब हमने ये बात करी होल्डर की, है ना, जिसके पास ये था, हमने होल्डर की बात करी। इस केस में बी होल्डर है ना, बी के पास चेक था। सिमिलर सिचुएशन ए की भी हो सकती है, तो उसको बोलेंगे मेकर। मेकर क्या हो जाए, सपोज ए ने बी को कोई चेक दिया था और बी ने उस चेक को वापस कर दिया और ए ने कैश में पेमेंट कर दी बी को, तो चेक वापस मिल गया ए को। तो ए ने नया चेक, और ए को सी को भी पैसे देने थे, तो ए ने नया चेक ना बना के उसी चेक के पीछे लिखकर एंडोर्स कर दिया, उसको साइन कर दिया, ठीक है। नया चेक ना बनाकर, सपोज उसके पास नई चेकबुक नहीं थी, तो उसने उसी चेक के पीछे लिखकर एंडोर्स करके सी को दे दिया। ये भी पॉसिबल है, ऐसा भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू बेयर एक्ट, ठीक है। तो या तो मेकर खुद कर दे या होल्डर कर दे, ठीक है ना। अब समझो, व्हेन द मेकर और होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइंस द सेम अदरवाइज देन एज सच मेकर, तो एक तो मेकर की कैपेसिटी में उसने दिया था बी को, बट एक दूसरी कैपेसिटी हो जाती है अदरवाइज देन एज सच एज मेकर, ठीक है ना। होल्डर तो मेकर है ही नहीं, वो तो एक पार्ट है ही, और दूसरा जो मेकर है वो भी कर सकता है, लेकिन कैपेसिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। और ये 4 तरीके हैं जो आप इसमें देख सकते हो, ऑन द बैक, फेस, स्लिप लगाकर या फिर स्टैम्प पेपर लगाकर, ठीक है। ये इन चार तरीकों से ये सब किया जा सकता है, ठीक है। तो ये एंडोर्समेंट है। अब आप समझोगे नेगोशिएबल, सही में आपको समझ अब आएगा कि अब आप ये समझ पाओगे कि डॉक्यूमेंट नेगोशिएबल होते हैं, डॉक्यूमेंट एक दूसरे को दिए जाते हैं, ठीक है। सेम चीज प्रोमिसरी नोट में भी, बिल ऑफ एक्सचेंज में भी, चेक में भी, सब में सेम चीज होती है, इसीलिए इनको बोला जाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इसीलिए इनको बोला जाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो नेगोशिएबल बता दिया, इंस्ट्रूमेंट बता दिया मैंने आपको, ठीक है। और
बाकी हमने वो बेसिक्स तो देख ही लिए, ठीक है। तीन तरीके के होते ही हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। डेफिनेशन देख ली, डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट का डिफरेंस देख लिया हमने, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, अब आगे बात करते हैं। देखो, हमने बात करी प्रोमिसरी नोट की, बिल ऑफ एक्सचेंज की। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ जाना इसको, मैं बोल रहा हूं साथ साथ आप लिख लेना, नोट कर लेना इसको। और थर्ड पार्ट है चेक, ठीक है। अब अगर बात करें प्रोमिसरी नोट की, पर्टिकुलरली बात करें तो प्रोमिसरी नोट में दो पार्टीज होती है, दो पार्टीज, ठीक है। दो पार्टीज होंगी प्रोमिसरी नोट में। बिल और चेक की अगर जब हम बात करते हैं तो यहां पर तीन पार्टीज होती है, तीन, ठीक है। दो पार्टीज जो यहां होंगी वो प्रोमिसर प्रोमिसी होते हैं। एक होता है प्रोमिसर, एक होता है प्रोमिसी। एक जो प्रोमिस करता है और एक जिसको करता है, दो पार्टीज हो गई। बिल और चेक के केस में ऐसा नहीं होता। बिल और चेक के केस में तीन पार्टीज होती हैं। एक होता है ड्रॉवर, एक होता है ड्रॉई ड्रॉई और एक पेई होता है, पेई, ठीक है, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के मैटर में तीन पार्टीज होती है। और अगर बात करें प्रोमिसिंग नोट की तो प्रोमिसिंग नोट में दो पार्टीज होती है, ठीक है, ठीक है। यहां अगर बात करें तो यहां होती है अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग, ठीक है। प्रॉमिस होता है, अंडरटेकिंग होती है। एक प्रॉमिस बोल लो इसको, एक प्रॉमिस होता है, एक अंडरटेकिंग होती है, ठीक है। और इस केस में बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के केस में इधर क्या होता है, इधर होता है एन ऑर्डर टू पे, इधर होता है एन ऑर्डर टू पे। एक ऑर्डर होता है पे करने का, ठीक है, ठीक है ना। थर्ड पार्टी को ऑर्डर किया जाता है पे करने के लिए, ठीक है। तो अगर इन शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो ड्रॉवर कौन होता है, ड्रॉई कौन होता है और पेई कौन होता है, आपको अकॉर्डिंगली कौन होना चाहिए। देखो, चेक की बात करते हैं, चेक की पार्टीज तो आपको समझ आई, तीन कौन होती है। ए ने बी को चेक दिया, तीसरी पार्टी कौन है इसमें, बताओ। तीसरी पार्टी कौन लग रही है आपको, तीसरी पार्टी ए और बी के बीच में तीसरी पार्टी कौन आ गई, तीसरी पार्टी कौन आ गई भाई, बैंक भी तो होगा, पैसे तो बैंक ही देगा, ठीक है ना। ए ने बी को चेक दे दिया, सपोज चेक दे दिया इसको, तो ये चेक को क्या करेगा, चेक को अपनी सिंदूक में रखेगा, सिंदूक में पैसे थोड़ी निकलाएंगे, चेक को जाके बैंक को देगा ना, बैंक को देगा, तब बैंक उस चेक को इन कैश करेगा। तो इसमें तीन पार्टीज हो गई, एक पार्टी, दो पार्टी और ये बैंक तीसरी पार्टी, ठीक है। ए ने चेक दिया था बी को, तो ए कौन हुआ, ए कौन हुआ, ए कौन हुआ, ड्रॉअर, ठीक है। ए कौन हुआ, ड्रॉअर, जिसने चेक दिया। द पर्सन हु मेक्स द इंस्ट्रूमेंट, द पर्सन हु मेक्स द इंस्ट्रूमेंट को बोलेंगे ड्रॉवर, ठीक है। जिसको दिया, कंफ्यूजन इसमें होती है। ड्रॉवर तो सब समझ जाते हैं कि जो देगा वो ड्रॉवर हो गया, ड्रॉवर तो सब समझ जाते हैं। कंफ्यूजन किस में होती है, कंफ्यूजन किस में होती है, पेई में और इसमें ड्रॉई में। तो ड्रॉई कौन होता है, ड्रॉई होता है ये बैंक, और बी को बोलेंगे पेई, ठीक है।
इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे, और ये मैंने आपको बता दिया। बैंक होता है ड्रॉई, बैंक होता है ड्रॉई, और जो सेकंड पार्टी जिसको पेमेंट मिलनी है ना, जिसको पैसे मिलने हैं, उसको बोलते हैं पेई। ठीक है, द पर्सन हु विल रिसीव द मनी विल बी कॉल्ड पेई। ठीक है, और जिसको ऑर्डर किया जाता है पैसे देने के लिए इंस्ट्रूमेंट, ये चेक के इंस्ट्रूमेंट में या बिल ऑफ एक्सचेंज के इंस्ट्रूमेंट में ऑर्डर किया जाता है ना, एन ऑर्डर टू पे, मैंने आपको बताया ना क्या होता है, एन ऑर्डर टू पे होता है। ये देखो, एन ऑर्डर टू पे। अभी ऑर्डर किसको होता है, ए ने ऑर्डर किया है बैंक को कि मेरे बिहाफ पर आप बी को ये अमाउंट पे कर दो। ठीक है, ठीक है ना, ए ने ऑर्डर किया बैंक को कि मेरे बिहाफ पर आप बी को ये पेमेंट कर दो, और वो ऑर्डर कैसे था, चेक के फॉर्म में। ठीक है, ठीक है ना। तो ये बेसिक चीजें जो मैंने आपको बताई। अब हम आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं हम, और ये देखेंगे कि सेक्शन 4, 5, 6 में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सेक्शन 4, 5, 6 में क्या लिखा हुआ है। तो 14, 15 हमने देख लिया। 14 में कुछ रहता नहीं है, 15 में भी कुछ नहीं रहता। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, हम चलते हैं 4 पे। आ जाओ, अब देखेंगे ये तीनों होते क्या है। प्रोमिसरी नोट क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, और चेक क्या होता है अकॉर्डिंग टू बेयर एक्ट। ठीक है, ठीक है। आ जाओ 4 पर, 4 पर आ जाओ। देखो क्या कहता है, पहले सबसे पहले प्रोमिसरी नोट की बात करेंगे। तो प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट आपको पता चल गया, मैंने बता दिया क्या है। इसीलिए मैं आपको बेसिक्स पहले बताएं ताकि आपको चीजें समझने में आसान हो जाए। ठीक है, अब प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ऑब्वियसली राइटिंग में होगा। अब प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट। देखो, ये करेंसी नोट नहीं होता, बैंक नोट नहीं होता। ठीक है, यहां पर आप देख लो इस बात को। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, एक अंडरटेकिंग होती है अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं होगी उस अंडरटेकिंग में। साइंड बाय द मेकर, जो मेकर है, जो बना रहा है उसको अंडरटेकिंग को, वो साइन करेगा। टू पे, टू पे, प्रॉमिस टू पे होगा ना, टू पे अ सर्टेन सम, सर्टेन मतलब फिक्स, फिक्स सम। ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ पेमेंट करूं, कुछ का मतलब नहीं है। सर्टेन का मतलब सर्टेन होना चाहिए, 500, 1000, 10,000, लाख, जो भी है सर्टेन होना चाहिए। सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली, इसको मार्क कर लेना, मनी ओनली, कुछ और नहीं चलेगा, बिल्कुल सिर्फ मनी चलेगा। ठीक है, टू, और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बियरर का मतलब क्या होता है ये भी बता देता हूं मैं आपको। बियरर का मतलब होता है जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है। मेरे हाथ में है तो मैं बियरर हूं, आपके हाथ में है तो आप बियरर हो, थर्ड पर्सन के हाथ में है तो वो बियरर है। जिसके भी हाथ में इंस्ट्रूमेंट होगा उसको बोलेंगे बियरर, उसको बोलेंगे बियरर। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं इस डेफिनेशन को। अब प्रोमिसरी नोट, और साथ साथ में हम इसके पॉइंट्स बनाएंगे, साथ साथ में इसके सारे पॉइंट्स इधर नोट कर लेंगे हम एक एक करके, क्या क्या कह रही है। अब प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, एक इंस्ट्रूमेंट होगा राइटिंग में, इंस्ट्रूमेंट होगा किसमें, राइटिंग में। ठीक है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। फिर आगे क्या कहता है, नोट बीइंग अ बैंक नोट, और ये कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, ये 1T आएगा इधर, आई लिखा हुआ है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, अन, सॉरी रुक जाओ, अनकंडीशनल, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होनी चाहिए। ठीक है,
तो एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए राइटिंग में, और उस इंस्ट्रूमेंट में एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होनी चाहिए, साइंड बाय द मेकर होना चाहिए, ठीक है ये बात। टू पे अ सर्टेन सम, तो एक प्रॉमिस टू पे होना चाहिए, एक प्रॉमिस टू पे होना चाहिए, ठीक है। सर्टेन सम होना चाहिए, सर्टेन सम, सर्टेन सम का मतलब फिक्स अमाउंट होना चाहिए ना, फिक्स अमाउंट। और क्या है, ऑफ मनी ओनली, और ये सिर्फ मनी होना चाहिए, मनी, सिर्फ पैसों की बात करेंगे। और टू ऑर्डर सर्टेन पर्सन होना चाहिए बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो यही कहीं लिख लो, यही कहीं एक सर्टेन पर्सन भी लिख लो, यहां लिख देता हूं सर्टेन पर्सन, ठीक है। ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, अंडरटेकिंग, साइन, सर्टेन सम, मनी और सर्टेन पर्सन, ठीक है। सर्टेन सम, मनी, सर्टेन पर्सन, प्रॉमिस टू पे, अंडरटेकिंग और इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, साइन, सारी चीज, ये सारी चीज होनी चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ये सारी चीजें आपके प्रोमिसरी नोट में होनी चाहिए। अब आपने अगर कभी प्रोमिसरी नोट देखा हो ना देखा हो, जनरली एक ऐसा आपको मिलेगा, मैं आपको बना के दिखाता हूं इधर, ऐसे एक प्रोमिसरी नोट होता है, ये दो आता, दोनों लैंग्वेज में आता है, हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, दोनों का फॉर्मेट हो सकता है अलग अलग हो। तो इधर लिखा हो दो रिसीट, एक इधर रिसीट होती है, रिसीट, ठीक है, एक इधर रिसीट होती है, और इधर आपका जो प्रोमिसरी नोट है उसमें लिखा होता है आई डैश डैश ओ डैश दिस अमाउंट एंड आई विल पे दिस अमाउंट ऑन ऑर्डर, इस तरीके से ऐसे करके उसमें सब कुछ लिखा होता है, और यहां पर साइन के लिए होता है और इधर भी साइन होता है। तो साइन कौन करता है, कौन करता है साइन, साइन कौन करता है, आप इधर हुआ ना, बताया ना, अच्छा वो लिखा नहीं इधर, ये देखो लिखा हुआ ना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी, इसको भी लिख लो इधर, इसको भी लिख लो, साइंड बाय द मेकर, साइंड बाय द मेकर। ये बात भी कई बार प्रैक्टिकल लाइफ में ना, प्रैक्टिकल लाइफ में काफी लॉयर्स, एडवोकेट, बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं कि इस प्रोमिसरी नोट को साइन कौन करेगा, है ना। तो उसको मेकर करता है हमेशा, मेकर करता है हमेशा। तो इस तरीके से होता है प्रोमिसरी नोट, उसमें ये सब लिखा होता है और उसको मेकर ही साइन करता है, जो मेकर है, जो बना रहा है, जिसको पैसे देने हैं, ठीक है ना। तो जनरली होता क्या है कि सपोज ए को पैसे की रिक्वायरमेंट है और ए बी के पास जाता है पैसे मांगने, ए बी के पास पैसे मांगने जाता है, बी सपोज एक सेठ है और ए को पैसे की रिक्वायरमेंट है और ए बी के पास पैसे मांगने जाता है, तो बी उसको पैसे दे देता है लेकिन उससे एक प्रोमिसरी नोट ले लेता है। तो इस केस में आप ऐसे समझो कि बी को, ए को तो रिक्वायरमेंट है मनी की, रिक्वायरमेंट लिखो या डेटर लिखो, इधर रिक्वायरमेंट लिख देता हूं, आपको इजीली समझ आ जाएगा। रिक्वायरमेंट ऑफ मनी है ए को, ए पैसे मांगने गया बी के पास, ठीक है। तो बी उससे बोलता है कि भाई एक प्रोमिसरी नोट दे दे मेरे को साइन करके, कि मैं इस डेट को ये पेमेंट कर दूंगा वापस, ठीक है ना। बिकॉज इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो उस पर केस हो सकता है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंगली। तो ए बी को एक प्रोमिसरी नोट जो है, प्रोमिसरी नोट, इसको साइन करके दे देता है, इसमें डिटेल्स फिल करके और उसको दे देता है। तो इस प्रोमिसरी नोट में लिखा क्या होना चाहिए, इस प्रोमिसरी नोट में ये सारी चीज लिखी होनी चाहिए, ये सारी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग होना चाहिए, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होनी चाहिए। अब ये किस वे में लिखा होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूं अभी। प्रॉमिस टू पे होना चाहिए, सर्टेन सम ऑफ मनी, सर्टेन पर्सन, साइंड बाय द मेकर।
अब इसी के एग्जांपल्स में आओगे तो आपको दिखेगा कि क्या लिखा होता है इसके अंदर। ज्यादा लंबी चौड़ी चीजें नहीं लिखी होती, 3-4 लाइनें लिखी होती सिर्फ, और नीचे साइन होता है। तो ये देखो, आई प्रोमिस टू पे बी और ऑर्डर ₹500, इस तरीके की चीज लिखी होती है। तो ये क्या है, ये क्या है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है। आई प्रोमिस टू पे आ गया ना, आई प्रोमिस टू पे बी और ऑर्डर ₹500, ठीक है। दूसरा देखो, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड टू बी इन ₹1000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव्ड, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी क्या है, प्रोमिसरी नोट है, ठीक है। अब ये देखो थर्ड, मिस्टर बी आई ओ यू ₹1000। अब ये क्या है, ये बताओ ये क्या है। मिस्टर बी आई ओ यू ₹1000, दिस इज नॉट अ प्रोमिसरी नोट। अगर ये लिखा हुआ है तो इसको प्रोमिसरी नोट नहीं माना जाएगा। क्यों? क्यों? देखो इसमें क्या कह रहा है, ये तो कह रहा है कि आई ओ यू, सपोज मैंने किसी से पैसे लिए हुए हैं, मैं उसको कह रहा हूं आई ओ यू ₹1000। आई ओ यू ₹1000 का मतलब हुआ, ये वो वाला ओ है, आई होप आप समझ रहे होगे। ओ का मतलब होता है कि मैंने आपसे पैसे लिए हुए, मैं इस बात को मान रहा हूं। तो सिर्फ मैं मान ही तो रहा हूं कि मैंने आपसे ₹1000 लिए हुए। मैं ये कब बोल रहा हूं इधर कि मैं आपको पैसे दूंगा? मैं प्रॉमिस कहां कर रहा हूं? वेयर आई एम मेकिंग द प्रॉमिस अनकंडीशनल, वो भी अनकंडीशनल कहां है? या तो प्रॉमिस ही नहीं है, अनकंडीशनल तो दूर की बात। ये तो सिर्फ ये एक्नॉलेज ही तो हो रहा है, सिर्फ मैं एक्नॉलेज कर रहा हूं कि हाँ मैंने ₹1000 आपसे लिए, ठीक है। तो प्रॉमिस तो इसमें है ही नहीं कहीं, ठीक है ना। आगे देखो, आई प्रोमिस टू पे बी ₹500 एंड ऑल सम्स विच शैल बी ड्यू टू हिम। ये ऑल सम्स तो यह अनसर्टेनिटी हो गई। ऑल सम्स क्या होता है? पर्टिकुलर अमाउंट लिखो ना आप। ऑल सम्स का मतलब क्या? 500, 1000, 10,000, ऑल सम्स क्या होगा? विच शैल बी ड्यू टू हिम। तो इस तरीके की अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से ये देख सकते हो, आपको आई होप क्लियरिटी हो गई होगी। और प्रोमिसरी नोट में आपको सबसे पहले ये सारी चीजें देखनी है। अगर ये सारी चीजें प्रोमिसरी नोट फुलफिल करता है तो उसको बोलेंगे प्रोमिसरी नोट, अदरवाइज जो है वो प्रोमिसरी नोट नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी चीजें। और प्रोमिसरी नोट सिर्फ एक, जैसे वकालतनामा देखा होगा ना आपने, एक वकालतनामे का एक पेज होता है, इसी तरीके से अगर आप उसको मिल जाता है वो कोर्ट में बना, मतलब फॉर्मेट वकालतनामे की तरह ही फॉर्मेट होता है उसका भी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और एक ही पेज होता है, उस पर यही 2-4 लाइन लिखी होती है सिर्फ, ठीक है। और साइन मेकर के साइन होते हैं उस पर, जिसको पैसे देने होते हैं। सपोज इस केस में अगर हम बात करें, ए को जैसे पैसे देने थे, क्योंकि उसने लिए थे ना, उधार लिए थे, तो ए को पैसे देने, तो ए ही इसको बनाकर देगा बी को, ठीक है। आगे चलते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या कहता है? बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ये भी राइटिंग में है। बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेन्ड एन अनकंडीशनल ऑर्डर। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, अनकंडीशनल ऑर्डर। ये अंडरटेकिंग नहीं है, ऑर्डर है। साइंड बाय द मेकर, साइंड बाय द मेकर, ये भी मेकर साइन कर रहा है। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे, डायरेक्ट कर रहे हैं, देखो डायरेक्टिंग, ये देखो क्या लिखा है, डायरेक्टिंग अनकंडीशनल ऑर्डर। डिफरेंस बता रहा हूं मैं आपको प्रोमिसरी नोट में और बिल ऑफ एक्सचेंज में। अब बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग तो दोनों में सेम है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय मेकर
डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली, or to order of a certain person or to bearer of the instrument, or to the order of a certain person or to bearer of the instrument. इस केस में क्या कह रहा है ये, तीन पार्टी हैं ए बी और सी, ठीक है, यहां देखो तीन पार्टी है ना. Bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order, और किसको देगा, to the bearer of instrument. ए ने सी को इंस्ट्रूमेंट दिया, ए ने सी को बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, ये देखो बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, ठीक है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज, और बोला कि आप जाके बी से पैसे कलेक्ट कर लो, और ये बी के पास जाता है और बी को ये इंस्ट्रूमेंट देता है, ठीक है. और इस इंस्ट्रूमेंट में क्या है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है बिल ऑफ एक्सचेंज, इसमें ऑर्डर किया हुआ है बी को ऑर्डर किया हुआ है कि आप सी को पैसे दे दो, ठीक है, समझे. बियरर कौन होता है, बियरर कौन होता है, जिसके पास पोजेशन होता है, जिसके पास क्या होता है, जिसके पास पोजेशन होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बियरर. तो इस केस में बियरर कौन है, इस केस में बियरर कौन दिख रहा है आपको, इंस्ट्रूमेंट किसके पास था, ए ने इंस्ट्रूमेंट किसको दिया था, सी को, सी के पास ये इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है. तो इसको पैसे कौन देगा, इसको पैसे देगा बी, ये सी बी के पास इंस्ट्रूमेंट को लेकर जाएगा, बी को इंस्ट्रूमेंट देगा और पैसे लेगा, ठीक है. अगर आप देखो, अब पढ़ो आप इसको. अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, उसमें बिल में जो है ना ऑर्डर होगा, अनकंडीशनल ऑर्डर, साइंड बाय द मेकर कौन है, ए ने ऑर्डर किया हुआ है उस बिल ऑफ एक्सचेंज में, ठीक है. डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली. सर्टेन पर्सन कौन है, बी. किसको डायरेक्ट कर रहा है, बी को डायरेक्ट कर रहा है ना भाई. इस इंस्ट्रूमेंट में किसका नाम लिखा हुआ है, बी का, कि बी को पैसे देने हैं. ये ऑर्डर, इसमें एक ऑर्डर है, अनकंडीशनल ऑर्डर, ठीक है. सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, किसको देने हैं, सर्टेन पर्सन या बियरर ऑफ, या तो उसमें ऑर्डर में लिखा होगा पैसे किसको देने, या फिर बियरर मतलब जो भी ये बिल ऑफ एक्सचेंज उसके पास लेकर आएगा. बियरर क्या है, जिसके पास पोजेशन है इसका, ठीक है ना, इस इंस्ट्रूमेंट का जिसके पास भी पोजेशन है वो उसको लेकर जाएगा बी के पास, और बी उस इंस्ट्रूमेंट को ले लेगा और पैसे दे देगा, ठीक है. ये तो हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है. अभी अब आगे पढ़ो, तो आगे तो कुछ नहीं बता रखा है, कंडीशनल, ये पढ़ लेते हैं फिर भी एक बार. अ प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे इज नॉट कंडीशनल. अ प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे इज नॉट कंडीशनल. कब नहीं होगा, कब नहीं माना जाएगा कंडीशनल, विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन एंड सेक्शन 4 बाय रीजन ऑफ द टाइम फॉर पेमेंट ऑफ द अमाउंट और any installment thereof being expressed to be on the lapse of a certain period after the occurrence of a specified event which according to ordinary expectation of mankind is certain to happen although the time of its happening may be uncertain. मतलब ये कहता है कि अगर कोई टाइम मेंशन किया हुआ उसमें, ठीक है, इंस्टॉलमेंट का, या इंस्टॉलमेंट का कुछ टाइम मेंशन किया हुआ कि इस टाइम पर इंस्टॉलमेंट होगी, तो इस सिचुएशन में आप उसको ये नहीं कहोगे कि ये कंडीशनल है, इसको कंडीशनल नहीं बोला जाएगा, ठीक है, इसको कंडीशनल नहीं बोला जाएगा, ये इतना बताता है. और सर्टेन क्या होगा, द सम पेबल में बी सर्टेन विद द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन एंड सेक्शन 4, दोनों की बात कर रहा है ये, अपनी भी बात कर रहा है और सेक्शन 4 की भी बात कर रहा है. ऑल्दो इट इंक्लूड्स फ्यूचर इंटरेस्ट और इज पेबल एट एन इंडिकेट रेट ऑफ एक्सचेंज और इज अकॉर्डिंग टू द कोर्स ऑफ एक्सचेंज. And although the instrument provides that on default of payment of an installment, the balance unpaid shall become due.
तो सर्टेन के अंदर आप कहने का मतलब है कि इंटरेस्ट जो होगा, अगर इंटरेस्ट की बात कर रखी है कि इतना इंटरेस्ट पे होगा, ये होगा, और या कोई एक्सचेंज रेट दिया हुआ है, तो वो भी सर्टेन माना जाएगा, उसको भी सर्टेन काउंट करेंगे। ठीक है, ठीक है। और सर्टेन पर्सन की बात करें तो द पर्सन टू whom it is clear that the direction is given or that payment is to be made may be a certain person। ठीक है ना, जिसको पेमेंट करनी है या डायरेक्शन दी हुई है, जिसके नाम पर इंस्ट्रूमेंट बना हो, सर्टेन पर्सन हो। Within the meaning of this section and section 4, although he is misnamed or designated by description only। ठीक है ना, अगर उस मिसनेम किया गया है तो भी, और डिस्क्रिप्शन मिस डिस्क्रिप्शन गलत, मतलब गलत डेजिग्नेशन लिखी हुई है तो भी, तो इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ये समझना है कि प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। आगे बात करते हैं चेक की, ठीक है। चेक को और देख लेते हैं। चेक तो आपको मोस्टली पता ही होगा सबको। और बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में इतना ही डिफरेंस होता है, मैं आपको बताऊं क्या डिफरेंस होता है, कि ये जो पार्टी होती है ना, थर्ड पार्टी जो पैसे पे करती है, इस केस में बिल ऑफ एक्सचेंज वाले केस में भी पैसे पे कर रहा था, तो चेक में क्या होगा, चेक के केस में ये बैंक होगा हमेशा। चेक के केस में ये पैसे जो पे करेगा ना, वो हमेशा बैंक होगा, बैंक। ठीक है, मान लो ए मैं हूं और सी आप हो या कोई थर्ड पर्सन है, और मैंने किसी को चेक दिया, तो वो चेक कहां पर लेकर जाएगा, बैंक में लेकर जाएगा ना, तो बैंक उसको पैसे देगा। देखो, अब देखो इसको क्या लिखा है, अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर। चेक जो है वो हमेशा बैंकर को ड्रॉ होता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में इतना ही डिफरेंस होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज किसी को भी होता है, किसी भी पर्सन को, और चेक हमेशा बैंक को ड्रॉ होता है। चेक के केस में जो ड्रॉ होता है वो हमेशा बैंक होता है। ठीक है, A check is a bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand. Not expressed to be payable otherwise than on demand, and it includes the electronic image of a truncated check and a check in the electronic form. तो चेक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकती है, और ट्रंकेटेड चेक भी होता है। ट्रंकेटेड चेक वो आजकल बैंक में एक प्रोसेस होता है, तो वो एक स्कैंड टाइप कह सकते हो आप उसको। ठीक है, और डिजिटल तो आपको पता ही है, डिजिटल सिग्नेचर भी पता है। डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू डॉक्यूमेंट बनते हैं, डॉक्यूमेंट साइन होते हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर कई बार आप देखोगे पेन ड्राइव होती है, पेन ड्राइव को आप यूज करोगे और क्लिक करोगे तो सिग्नेचर हो जाता है। एनक्रिप्टेड फॉर्म का कुछ सिस्टम होता है वो, तो उस तरीके से होता है। जो चीज इसमें देखने वाली है वो मैं आपको बताता हूं क्या है। चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ये तो समझ गए, बिल ऑफ एक्सचेंज है जो बैंकर इसमें ड्रॉ होता है। ठीक है, एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। अब देखो डिफरेंस एक और है। डिफरेंस क्या है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज सपोज आपने ड्रॉ किया 1 तारीख को, 1 तारीख को, तो आपकी लायबिलिटी प्रोमिसरी नोट में भी और बिल ऑफ एक्सचेंज में भी, प्रोमिसरी नोट में और बिल ऑफ एक्सचेंज में, दोनों में इसी दिन से हो जाती है। आप इसी दिन से लायबल हो पैसे पे करने के लिए। ठीक है, जिस दिन से वो डॉक्यूमेंट बन गया, आपकी लायबिलिटी इसी दिन से है। बट चेक के केस में क्या होता है, अगर चेक 1 तारीख को ड्रॉ किया गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 1 तारीख से ही आपकी लायबिलिटी है। लायबिलिटी होती है ऑन डिमांड, जब चेक को बैंक में प्रेजेंट किया जाए। ये देखो यहां पर क्या लिखा है, ये देखो, आप अगर देखोगे, नॉट एक्सप्रेस्ड टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, अदरवाइज देन ऑन डिमांड, नॉट एक्सप्रेस्ड टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। तो चेक हमेशा डिमांड करना पड़ता है, चेक के लिए बैंक में जाना पड़ता है और उसको बाउंस कराना पड़ता है अगर आपको, इसीलिए हमेशा चेक को बाउंस किया जाता है, तभी केस फाइल होता है। ठीक है, और आपने नहीं देखा होगा कि प्रोमिसरी नोट तो आपको कहीं बाउंस नहीं कराना, कुछ नहीं कराना। तो प्रोमिसरी नोट जो है उसमें तो लायबिलिटी फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और चेक के केस में ऐसा नहीं होता। चेक के केस में हमेशा जो है आपको
ये डिमांड करनी पड़ेगी, ये डिमांड बैंक में जाके डिमांड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में। चेक में भी 3 पार्टी होती है, ये चीज मैं आपको बता ही चुका हूं। पार्टीज और क्या क्या होता है ये मैंने आपको ऊपर अभी बताया था। ये देखो, प्रोमिसिंग नोट में 2 पार्टीज है, प्रॉमिस टू पे होता है, ठीक है ना। प्रोमिसिंग नोट में प्रॉमिस होता है, अंडरटेकिंग होती है, एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, ठीक है। ठीक है, प्रोमिसिंग नोट सेक्शन 4 में, या अगर मैं सेक्शन भी मेंशन कर दूं तो ये आपको सेक्शन 4 में मिलेगा, और ये सेक्शन 5 में, और ये सेक्शन 6 में, ठीक है। और बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक की अगर बात करें तो इसमें 3 पार्टीज होती हैं, 3 पार्टीज, ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई, ठीक है। और ये क्या होता है, हमेशा एन ऑर्डर टू पे होता है, ऑर्डर टू पे, है ना। देखा था ना क्या लिखा हुआ था बिल ऑफ एक्सचेंज, मैंने आपको दिखाया था, अनकंडीशनल ऑर्डर, ये लिखा ना अनकंडीशनल ऑर्डर। और इधर भी आप देखोगे पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। तो इसमें भी ये लिखा हुआ ना चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, तो चेक भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज ही होता है, लेकिन ये हमेशा किसको ड्रॉ होता है, बैंकर को, बैंक को ड्रॉ होता है, ठीक है। तो आई होप तीनों चीजें आपकी समझ में आ गई होगी। नीचे इसकी डेफिनेशंस में इसने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म क्या होती है, ठीक है, और ट्रंकेटेड चेक क्या होता है, तो मैंने आपको बता ही दिया है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और ट्रंकेटेड चेक, आप इसको पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है, स्कैंड में, फोटोग्राफ जो उसकी होती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, पढ़ लेते हैं एक बार इसको। A check in the electronic form means a check drawn in electronic form by using any computer source. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई भी कंप्यूटर के सोर्स से बनाई गई हो इमेज, एंड साइंड इन सिक्योर्ड सिस्टम विद डिजिटल सिग्नेचर। तो कंप्यूटर के अंदर ही सोर्स, कंप्यूटर के अंदर ही आजकल क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर ही चेक बन जाता है आपका। आपने देखा होगा अगर आप एप्लीकेशन यूज करते हो, मोबाइल एप्लीकेशन, किसी भी बैंकिंग एप्लीकेशन, तो उसके अंदर ही ना कई बार आपको चेक मिलेंगे, और उसका अगर साइन करना होता है ना तो उसका साइन का एक प्रोसेस होता है डिजिटल सिग्नेचर। अगर आपने डिजिटल सिग्नेचर ये बनवाना पड़ता है, और डिजिटल सिग्नेचर बन के आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका साइन उस पर ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का, ठीक है। उसके बाद ट्रंकेटेड चेक की बात करें तो मीन्स अ चेक विच इज ट्रंकेटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ क्लियरिंग साइकिल either by clearing house or by the bank, whether paying or receiving a payment immediately on generation of an electronic image। तो क्या होता है, एक प्रोसेस होता है क्लियरिंग साइकिल का, ये मैं आपको बताऊंगा। इसको आप, इसमें क्या होता है, बैंक इमेज भी क्लिक कर लेते हैं, और इमेज करके उसको फास्ट प्रोसेस कराने के लिए चेक को, ये प्रोसेस यूज होता है, ठीक है। तो आई होप बेसिक बेसिक चीजें आज मैंने इस क्लास में, आज की क्लास में बेसिक चीजें कवर करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो आई थिंक बेसिक चीजें हमने सारी कवर कर ली है। एक दो चीजें और हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है। तो ये एक बेस है, इसके बिना आप आगे समझ नहीं पाते। चैप्टर 17 की अगर बात करें, चैप्टर 17 की बात करें और हम डायरेक्टली बात स्टार्ट कर दे चेक बाउंस केस से, तो जब तक आपको ये चीजें, ये बेस नहीं पता होगा तो आपके लिए वो काफी डिफिकल्ट होता है समझना, ठीक है। और 2-3 चीजें और हैं, तो आई थिंक हम नेक्स्ट क्लास में उससे स्टार्ट करेंगे, और फिर चैप्टर 17 को स्टार्ट करेंगे कि कैसे केस बाउंस के केसेस होते हैं, चेक बाउंस के केस होते हैं, और किस तरीके से प्रोसेस होता है, क्या लिमिटेशन होता है, क्या होता है, सब कुछ हम पूरा चैप्टर 17 को पूरा देखेंगे। केस लॉज भी बताऊंगा मैं आपको, क्या लेटेस्ट केस लॉज है, क्या प्रोसीडिंग है, ठीक है, कि किस तरीके से केस फाइल होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल फॉर टुडे।